मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टिकर्स पे। तो साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फिजिक्स की। ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स है, ये रिवीजन क्लासेस के तौर पे मैं लेके आया हूँ और इसका जो आपका चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं संधारित्र तथा परावैद्युत के बारे में। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या फिर अब अभी आप जो है 11th में भी स्टडी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको क्या करना है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर का ऑप्शन है वहाँ पे शेयर करिएगा, और आपने अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा इस बिना देरी के जानते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो बात इसमें है, पहला पॉइंट, अगर आपसे बोला जाए वैद्युत के आधार पर पदार्थों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब पदार्थ जो है वैद्युत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, पदार्थों को। तो पहले टाइप के जो पदार्थ है उनको बोला जाता है चालक या सुचालक। ठीक है, पदार्थों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है विद्युत के हिसाब से। पहले को क्या बोला जाता है, चालक या सुचालक। दूसरे नंबर के जो पदार्थ आते हैं उनको बोला जाता है वैद्युत रोधी, परावैद्युत, अचालक या कुचालक। ये 4 नाम दिए गए हैं दूसरे टाइप के पदार्थों के। तो हम लोग पहले जानेंगे चालक या सुचालक के बारे में। ठीक है, आपसे अगर बोला जाए कि भाई चालक क्या होते हैं, सुचालक क्या होते हैं, तो आप सीधी सी डेफिनेशन जान लीजिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, या वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। कौन से पदार्थ कहलाते हैं भाई, तो ये कहलाते हैं चालक या सुचालक। सु माने अच्छे, चालक तो चालन जिनमें हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो है चांदी, सोना, लोहा आदि। ठीक है, चांदी, सोना, लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। इसके बाद बहुत सारे पदार्थ जो हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। अगर आपसे बोल दिया जाए यहीं पे तो सबसे अच्छा जो है विद्युत का चालक कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा चांदी। ठीक है, सबसे बेस्ट जो विद्युत धारा जिसमें फ्लो हो जाती है आसानी से, वो सबसे अधिक तीव्रता से होती है किसमें, तो चांदी में होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट की, जो है वैद्युत रोधी, परावैद्युत, अचालक या कुचालक। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई अचालक क्या होते हैं, अमाने नहीं चालक। ठीक है, जो चालक नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कुचालक, परावैद्युत या वैद्युत रोधी। ठीक है, रोधी मतलब क्या होता है, अवरोध, रुकावट। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं किया जा सकता है या फिर किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, कौन से पदार्थ कहलाते हैं, तो भाई कहलाते हैं वैद्युत रोधी, अचालक, कुचालक या परावैद्युत। ठीक है, एक ही शब्द है, इसके इतने नाम हैं। ठीक है, इनके ऑप्शंस की अगर बात करें तो जैसे रबड़ हो गया आपका। ठीक है, रबड़ क्या है, कुचालक या परावैद्युत है। इसके बाद कांच आ गया, अब्रक हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ETC। यहाँ पे जो लकड़ी आएगी वो कौन सी वाली लकड़ी आएगी, सूखी लकड़ी। ठीक है, अगर वो गीली लकड़ी है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, क्यों, इसमें जल होता है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाएगा कि भाई वैद्युत धारिता क्या होती है। अगर आपसे बोला जाए जो वैद्युत धारिता है वो क्या होती है, तो कोई भी पदार्थ है तो उसमें आवेश धारण करने की जितनी क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो किसी पदार्थ की आवेश को ग्रहण करने की क्षमता या आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी दूसरी परिभाषा देना चाहे तो कोई भी अगर पदार्थ है उसे आवेश दिया जाए तो उसके विभव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर किसी भी पदार्थ को Q कूलाम का आवेश दिया जाए तो उसके विभव में मान लिया V की वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मान लिया कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, Q कूलाम का आवेश दे रहे हैं, तो उसमें उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो गए। ठीक है, ये चीज़ बढ़ाएंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, V के हो गया। तो यहाँ पे अगर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, तो भाई अनुक्रमानुपाती नियतांक आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया क्या, C आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो चीज़ गुणा में होती है दूसरी तरफ किस में जाती है, भाग में जाती है कि नहीं, तो C बराबर हमने निकाला तो V गुणा में था इसलिए किस में आ गया, भाग में आ गया। तो C बराबर क्या आ गया आपका, Q/V। अगर आपसे बोला जाए कि भाई वैद्युत धारिता है उसको कौन सी चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें कि भाई वैद्युत धारिता की जो ऑफिशियल डेफिनेशन हो वो क्या हो गई, तो किसी चालक में Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में V की वृद्धि हो तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत
धारिता कहते हैं। तो किसी चालक के आवेश Q तथा उसमें उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक फैराड होता है। इसका दूसरा मात्रक आप और निकाल सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, एक फैराड कितने के बराबर होता है, तो एक कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है क्या, एक फैराड। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फैराड को। आई होप आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, कोई भी विलगित गोलीय चालक है, ठीक है, गोलीय चालक है और उसकी त्रिज्या A दी गई है। ठीक, कोई भी विलगित गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या क्या दी गई है, A दी गई है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो हम लोग क्या फार्मूला याद रखेंगे, तो C बराबर 4πε0A। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाई चांस आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इसका फार्मूला ही आपसे पूछ लेगा कि भाई विलगित गोलीय चालक की धारिता जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है। तो आपको क्या बताना है, कोई विलगित गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या अगर A है, यहाँ पे त्रिज्या आप जो मर्जी चाहे वहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल a मैंने लिया है, आप R भी ले सकते हैं, कैपिटल R भी ले सकते हैं, आपका जो भी मन चाहे वो आप त्रिज्या यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, रेडियस। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0A। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला है। ठीक है, वैसे ही कौन सा होता है, तो C बराबर Q/V। ठीक, फैराड यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप फैराड। उसके बाद एक दूसरा फार्मूला और आता है, तो C/C0 बराबर किसके होता है, K के होता है। अगर बात करें C क्या है, तो भाई C जो है किसी पदार्थ की कोई अन्य माध्यम में धारिता है। ठीक है, और C0 क्या है, तो C0 किससे प्रदर्शित करते हैं, वायु में किसी पदार्थ की अगर धारिता है तो वो हो जाएगी C0 के हिसाब से। ठीक है, ये किसके बराबर होगी, तो K के बराबर होगी। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट की। मैंने इस वीडियो में जो थोड़ा सा शॉर्ट बताने की कोशिश की, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ इस तरह से होती है। ठीक है, अब हम बात करें चौथे पॉइंट की, आवेशित गोलीय चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, इसके जो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने सिर्फ इनमें क्या है, आपके फॉर्मूले ही इंक्लूड किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसके डेफिनेशन की बात करेंगे। कोई भी चालक है, अगर उसको आवेशित किया जाए, अगर कोई भी चालक है भाई, उसको अगर आवेशित किया जाए तो कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, बिना कार्य के हम उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो किसी चालक को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य जो है उसकी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यही मतलब कार्य जो है किसके रूप में संचित हो जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ बोला जाए कि भाई स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी पदार्थ की या फिर किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण और जो ऊर्जा संचित होती है या कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे U से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा पहले से ही। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसको K से प्रदर्शित करते हैं। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो दूसरे वाले जो पहला वाला वीडियो है, इससे पहला, ठीक है, 3rd नंबर वाला, उसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की। कोई भी आवेशित पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर उसको आवेशित किया जाए तो भैया कार्य करना पड़ता है। जो कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और इस वाली ऊर्जा को कहते क्या है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके 2 फार्मूले हैं, सॉरी 3 फार्मूले हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मतलब जो फार्मूले हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोला जाए, अगर आपको सिर्फ आवेश दिया जाए और विभव दिया जाए तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको आवेश दिया जाए, विभव दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए, तो U बराबर कौन सा फार्मूला होगा, U बराबर 1/2 QB। ठीक है, 1/2 QV। सेकेंड नंबर पे जो है, अगर आपको आवेश दिया जाए और धारिता दी जाए तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो U बराबर 1/2 Q²/C। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम बात करने वाले थर्ड फार्मूले की। थर्ड फार्मूला कौन सा है, अगर आपको धारिता दी जाए और विभव दिया जाए तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, U = ½ CV², U = ½ Q²/C, U = ½ Q × V। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं, आपको क्या करना है, याद रखने हैं। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि संधारित्र के बारे में, इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि भाई संधारित्र के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संधारित्र क्या होता है, ठीक है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, वह युक्ति
जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की मात्रा को पर्याप्त संचित किया जा सके। या फिर इस तरह से आप बोल सकते हो, वह युक्ति जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, कौन सी कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। या संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें उस चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसी तरह से होगा, C बराबर Q/V। C जो है संधारित्र की धारिता है, Q क्या है? आवेश है, V क्या है? विभव है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज कर दी जाए, अगर हम विभव की यहाँ पे कमी करें तो क्या करना है, हमें आवेश को उसी मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा जितना पहले विभव था। तो किसकी वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो धारिता है उसकी वृद्धि हो जाएगी। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। तो भाई संधारित्र क्या है? तो वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। संधारित्र C बराबर क्या होता है? Q/V। ठीक है, C यहाँ पे क्या है? संधारित्र की धारिता है, Q जो है उस पर आवेश है, V क्या है? विभव। ठीक है, विभव में वृद्धि। इसके बाद हम लोग बात करने वाले परावैद्युत सामर्थ्य की, इसके बाद भंजक विभवांतर की। ठीक है, इसमें एक स्थिति आ रही है वैद्युत भंजन। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया वैद्युत भंजन के बारे में कुछ बताइए, या वैद्युत भंजन क्या होता है, तो भाई परावैद्युत पदार्थ होता है, मैंने आपको सबसे पहले ही पॉइंट में बताया, दो तरह के पदार्थ बताया आपको, तो चालक और दूसरे कुचालक या परावैद्युत। तो भाई जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफी सघन रूप से बंधे हुए होते हैं। तो क्या होता है, अगर उनको आवेशित किया जाए और अधिक आवेश या विभव जो है वो लगाया जाए, तो उनमें क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि भाई जो परावैद्युत पदार्थ है, मतलब होते तो वो कुचालक हैं, लेकिन क्या होता है, एक कंडीशन इस तरह से बन जाती है कि उनमें जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि भैया उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो वही जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं वैद्युत भंजन। ठीक है, वैद्युत भंजन कौन सी स्थिति है? तो परावैद्युत जो है वो चालक की तरह व्यवहार करने लगे, वह स्थिति क्या कहलाएगी? वैद्युत भंजन कहलाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपके बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे भाई परावैद्युत सामर्थ्य की। अगर आपसे बोला जाए भाई कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। भाई वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई भी पदार्थ है बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, क्या कहलाती है? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। और वैद्युत भंजन किन में हो जाता है भैया? तो परावैद्युत में हो जाता है। जो परावैद्युत है वो किसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं? तो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यही स्थिति क्या कहलाती है? वैद्युत भंजन कहलाती है। और ये जो परावैद्युत सामर्थ्य है वह कौन सी है? तो परावैद्युत सामर्थ्य वह सामर्थ्य है, मतलब कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उतना वैद्युत क्षेत्र जिसको कोई भी पदार्थ है सहन कर सके, वो परावैद्युत ही रहे, ना कि वो चालक बन जाए। वह कौन सी कहलाती है? तो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं भंजक विभवांतर की। तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर कहलाता है। सीधी सी बात यह है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी परावैद्युत है उसको हम क्या कर रहे हैं? विभव दे रहे हैं। ठीक है, उसके विभव में वृद्धि किए जा रहे हैं। तो क्या एक स्थिति ऐसी आ जाएगी ना, जो परावैद्युत है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो वही वाला विभव जो क्या कहलाएगा? भंजक विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, विभव में वृद्धि कर रहे हैं ना, तो पहले वाला विभव और जो बड़ा वाला विभव है उसके अंतर को ही तो विभवांतर कहते हैं ना, तो वही हो जाएगा भंजक विभवांतर। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप डाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो इसका फिगर जो मैंने छोटा सा इतना छोटा सा बना दिया यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या करिए, इस फिगर को बना लीजिए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें होती हैं। देखिए भाई, एक्स और वाई दो प्लेटें आपको दिख रही होंगी, जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती हैं। देखिए भाई, स्टैंड में लगी हैं कि नहीं लगी हैं? ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर रहती हैं तथा इनके बीच के स्थान में वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ
विद्युत रोधी पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत भरा रहता है। ठीक है, अब दो प्लेटें आपको दिख रही हैं, एक तो x है दूसरी y है। ठीक है, और ये कैसी हैं, समतल प्लेटें हैं और इनका क्षेत्रफल जो है a मान लिया हमने, वो लिखा है देखिए ब्रैकेट में, क्षेत्रफल क्या है a है। ठीक है, a वर्ग मीटर, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d लिखी हुई है, तथा इनके बीच जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक कितना है, k है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाई ये दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, समांतर प्लेटें होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया भैया, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ऐसा संधारित्र जिसमें दो बराबर समांतर प्लेटें लगी होती हैं तथा जिनके बीच की दूरी d होती है, प्लेटों का क्षेत्रफल a होता है, और क्या होता है, अगर इसको कोई भी आवेश दिया जाए, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की थोड़ी सी हम लोग अंदर डेप्थ में जा रहे हैं, तो अगर जो समांतर प्लेट संधारित्र इस तरह से आप लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कोई सोर्स है, इसको आवेश देंगे हम। ठीक है, आवेशित करेंगे, और ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है, अर्थ जिसे बोलते हैं हम लोग, लाइट में कनेक्शन नहीं करते हैं, एक गर्म वाला तार ले आते हैं, उसको अर्थ से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो समांतर प्लेट संधारित्र इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सोर्स जो है इसको हम जोड़ते हैं सोर्स से, और इसको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो इसकी जो अंदर वाली प्लेट है भाई, आवेशित किया तो इसके अंदर वाली प्लेट पे प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, और प्रेरण द्वारा, प्रेरण आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, जिसकी जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर होता है ना, वो भी विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाता है, उसकी दूसरी प्लेट पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है। इधर जो आएगा आपका प्लस प्लस, ये भी आएगा। लेकिन क्या होता है भाई, पृथ्वी से इसको अर्थ से क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसको प्लस प्लस क्या होता है, प्रोटॉन मान सकते हो यहाँ पे, तो प्लस जो है और इलेक्ट्रॉन कैसा निगेटिव होता है। जो पृथ्वी ये वाला जो पॉजिटिव होता है ना, वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन के निगेटिव द्वारा क्या हो जाता है, उदासीन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता क्या होती है, सीधी सी बात अपने पॉइंट पे आइए। अगर आपसे बोला जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो C बराबर होगी K∈0A/d। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, और इसका मात्रक आपको पता है क्या होता है, फैरड। C बराबर K∈0A/d। ठीक है, फैरड। इसके बाद हम लोग अगर बात करें, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में अगर स्मॉल t मोटाई का, कितनी मोटाई का, t मोटाई का परावैद्युत रख दें। अब भाई परावैद्युत के बारे में तो बताना नहीं पड़ेगा ना, परावैद्युत जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ये सभी क्या होते हैं, परावैद्युत होते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, उनको बोलते हैं परावैद्युत। ठीक है, तो स्मॉल t मोटाई का अगर हमने परावैद्युत पदार्थ इसमें भाई रख दिया, तो इसकी धारिता क्या होगी, तो C बराबर ε0A/d-t प्लस t/k। ठीक है, आपको याद रखना है ε0A/d-t प्लस t/k। ये क्या होती है, अगर स्मॉल t मोटाई का कोई आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रख दिया जाए तो उसकी धारिता। ठीक है, ये वाली धारिता क्या होती है, C बराबर K∈0A/d, जहाँ K क्या है, जो प्लेटें हैं इनका परावैद्युतांक है, ε0 आपको पता ही है, A क्या है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक भाई, क्लियर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो भाई आज हम लोगों ने जो है डेरिवेशन नहीं किया था, तो आपका जो इंतजार था वो खत्म हुआ। अब हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशन। ठीक है, 2 टाइप्स के डेरिवेशन है इसमें। अगर आपसे बोला जाए संधारित्र का संयोजन, जैसे रेडियो वगैरह होता है, तो उसमें अधिक जो संधारित्र यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अधिक फैराडे जो मतलब अधिक धारिता वाले संधारित्र का उपयोग होता है, उसीलिए क्या करते हैं, 2 संधारित्रों या 3 संधारित्र को जोड़ के उतनी धारिता हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो है श्रेणी क्रम, भाई संधारित्र को 2 तरह से जोड़ सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम इन सीरीज, दूसरा क्या है, समांतर क्रम। ठीक है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो पहले क्या करना है आपको भाई, वीडियो को पॉज करना है और फिगर बना लेना है। ठीक है, फिगर इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, इस तरह से समझा देते हैं आपको। पहले क्या है, अगर आपसे बोला जाए भाई श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, किस तरह से होता है, मैंने तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिया, आपका सीधा ये बना दिया कि भाई संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में क्या होती है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इसमें क्या किया गया भाई, 3 संधारित्र लिए गए। पहला संधारित्र C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा C3 है। इन दोनों को A और V 2 संधारित्रों के बीच में जोड़ा गया है। किस तरह से जोड़ा गया है भाई, पहले संधारित्र को क्या करते हैं, पहले संधारित्र की पहला संधारित्र C1, दूसरा C2, तीसरा C3। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी वैद्युत स्रोत से, A जो है क्या है भाई, वैद्युत स्रोत है जहां से हम उसको आवेश दे रहे हैं। ठीक है, चार्ज दे रहे हैं। ठीक, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से,
तथा दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को किससे जोड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, ए और वी के बीच में C1 C2 C3 जो है श्रेणी क्रम में है, ठीक। यहाँ पे सीरीज किस तरह से चलेगी, तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 1, जहाँ कहीं पे भी आपको ये वाली सीरीज दिख जाए 2 1 2 1, तो आप समझ लीजिए कौन सा संयोजन है, सॉरी किस प्रकार का संयोजन है, तो ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। 2 1 2 1 मतलब दूसरी प्लेट अगले वाले के पहले से अगर जहाँ पे जुड़ी मिल जाए आपको, तो वो संयोजन किस प्रकार का होता है या वो जुड़ना किस प्रकार का होता है, तो वो श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, पहली प्लेट पे जो धारिता है वो C1 है, दूसरी पे धारिता C2 है, तीसरी पे धारिता C3 है। इसकी पहली प्लेट पे आवेश प्लस Q है, दूसरे पे क्या अपने आप माइनस Q, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, जो यहाँ पे प्लस Q बचेगा वो इस पृथ्वी द्वारा आने वाले माइनस से क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले पे विभव देख लीजिए V1 है, दूसरे वाले विभव प्लेटों के बीच में विभव V2 है, तीसरी वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभव V3 है, लेकिन कुल विभव क्या है, V है, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो भाई हमें अभी फार्मूला पढ़ा था भाई, C बराबर हमने क्या लिखा था, C बराबर Q/V लिखा था, वही फार्मूला हमने लगा दिया है। तो पहली प्लेट के लिए लगाएंगे तो V1 बराबर Q/C1 हो जाएगा, दूसरी प्लेट के लिए लगाएंगे तो V2 बराबर, ठीक है, विभव क्या है, V2 बराबर Q/C2, ठीक है, V3 बराबर Q/C3, ये तो हो गया। लेकिन हमारा कुल जो विभव है वो V है, तो V कैसे प्राप्त होगा भाई, इन सबके योग से ही प्राप्त होगा। टोटल निकालते हैं भाई, तो योग ही तो करते हैं, जोड़ते हैं ना, ठीक। तो V बराबर क्या लिख दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इन सभी के मान उठा के हमने क्या किया, रख दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, V बराबर Q/C1 Q/C2 Q/C3। अब तीनों में से क्या भैया Q कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करें, Q को बाहर ही निकाल लें, ठीक है, बाहर निकाल लिया हमने। तो V बराबर Q टाइम्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना हो गया। इतना समझ में भी आ गया होगा भाई, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो भाई हमने क्या किया है, जो हमारा इन तीन संधारित्र थे, इनकी जगह पे एक ऐसा संधारित्र प्रयोग कर लिया जिसपे Q कूलाम का आवेश देने पर उसमें V विभव की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता भाई C होगी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा V लिखा था उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, C/Q/C, ठीक है, क्योंकि हमने सूत्र क्या पढ़ा था, C बराबर Q/V पढ़ा था ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे बंद कर सकते हैं, तो ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज हो सकता है ना, गुणा में मतलब गुणा अगर होता है तो भाग में चला जाता है, ठीक है। ऐसे निकालो तो Q बराबर CV हो जाएगा। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए V की, तो क्या हो जाएगा Q/C, ठीक है। यही Q/C हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया भाई। Q से Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा क्या बचा, 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीधी सी बात ये है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, उसकी तुल्य धारिता कितनी होती है, कुल धारिता कितनी होती है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आई होप आपके बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई एक बार और समझ लेते हैं। भाई कोई तीन संधारित्र लिए, पहला C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा C3 है। ये दोनों जो है A B के बीच में जुड़े हुए हैं। मैंने ये तो बता ही दिया श्रेणी क्रम किस तरह से होता है। तो भाई 2/2 जहाँ पे बनेगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। सीधी सी बात ये हो जाएगी आपकी। तो पहले के बीच जो विभवांतर है वो V1 है, दूसरे में V2 है, तीसरे में V3 है, लेकिन कुल विभवांतर क्या है, V है। तो V1 बराबर निकालेंगे Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। कुल विभव V है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद Q कॉमन करेंगे, Q कॉमन करने के बाद ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तुल्य धारिता क्या होती है, तो C बराबर होती है, सॉरी 1/C बराबर क्या होती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब क्या है, ये व्युत्क्रम योग के बराबर होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई समांतर क्रम संयोजन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक सीरीज टाइप का बना के दे देगा, बोलेगा इसका कुल धारिता ज्ञात करिए, या फिर उसमें एक चीज़ और ऐड कर देगा, या फिर R का मान दे देगा, या किसी दूसरी चीज़ का मान देगा, उसमें फिर आपको निकालना पड़ेगा वैद्युत धारा या कुछ और, वो जो अपने हिसाब से पूछेगा। इसमें क्या है भाई, समांतर क्रम संयोजन में सीधा सा आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या है, एक बिंदु से जो है सभी प्लेटों की, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र में या समांतर क्रम संयोजन में
संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट पृथ्वी के द्वारा जुड़ी होती है। इतनी सीधी सी बात भाई, पहली प्लेट विद्युत स्रोत से, दूसरी प्लेट पृथ्वी से, ठीक। इसमें क्या है, जो आवेश Q अगर इसको दिया जाता है तो वो प्लेटों के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। अगर पहली वाली प्लेट है, इसको आवेश हम दे रहे हैं C1 है ना, इसकी धारिता, इसकी C2 है, इसकी C3, धारिता वही है, ठीक है। तो इसको अगर हम जो विभव है वो जो इसको आवेश दे रहे हैं तो इसमें Q1 बन जा रहा है, इस पे आवेश दे रहे हैं तो Q2 हो जा रहा है, इस पे आवेश दे रहे हैं तो Q3 हो जा रहा है, लेकिन इसका जो विभव है वो समान ही है, ठीक है। इनका आवेश अलग अलग है, पहली वाले में बढ़ जाता है इसकी धारिता के हिसाब से, दूसरी वाले में भी धारिता के हिसाब से, तीसरी वाले में ही धारिता के हिसाब से इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, Q1 बराबर निकालेंगे भाई, Q1 बराबर निकालेंगे। हमने पढ़ा था C बराबर Q बटे B पढ़ा था, इसके बटे 1 करेंगे तो Q एकम Q और CB, Q बराबर CB हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगा भाई, है। तो वही निकालेंगे, Q1 बराबर C1V, ठीक है, Q2 बराबर C2B, Q3 बराबर C3B। क्यों, कि विभव भैया समान ही है ना, तो B है सबका, तो हम इसलिए लिख लिया हमने। अब कुल जो हमने दिया था, कुल आवेश दिया था वो Q ही तो था, फिर इसके बाद प्लेटों में जाके बटा था वो, तो हम क्या करेंगे, उसका टोटल कर लेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए सब में V कॉमन हो गया, ठीक है। तो हमारा V जब कॉमन हो गया, अब हमने क्या किया भाई, ये तीनों संधारित्र थे, इनके स्थान पे एक ऐसा संधारित्र प्रयोग किया जिससे Q कूलाम का आवेश दें, उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो, तब उसकी धारिता C होगी कि नहीं होगी। तो भाई Q बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, उसी की जगह के Q बराबर CB लिख देंगे। जो मैंने भाषा आपको बताई है वो आप लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख लीजिएगा अपना जिस हिसाब से आप मैनेज करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ से V देखो कट गया ये, तो C बराबर हमारा क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारे पास सिर्फ 2 फार्मूले आए और इजी गोइंग आए, आप बिल्कुल इसमें कोई है ही नहीं कुछ भी समझ आने वाली बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर आपसे बोला जाए कि भैया संधारित्रों का संयोजन करते हैं तो श्रेणी क्रम में जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये होती है, ठीक है। अब भैया जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी धारिता क्या होती है, तो ये हो जाएगी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाद में क्या करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भाई, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, इसमें क्या है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वीडियो यहीं तक होगा। मैं बता देना चाहता हूं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ बची हुई है इस चैप्टर में, तो वान डे ग्राफ जनित्र, ठीक है, वान डे ग्राफ जनरेटर या जनित्र, ये भैया आप क्या करना, तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका जो है आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने आप से वान डे ग्राफ जनित्र जो है इसको तैयार कर लेना है। और एक बात आप और सुनिएगा कि अगर भैया आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह चाहिए, मैं अगर आप चाहो तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँ, तो भाई कमेंट करके मुझे बता देना कि सर मुझे न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो चाहिए, या फिर प्रत्येक चैप्टर के आप न्यूमेरिकल करा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं वैसा देख लूँगा। और कमेंट तो जरूर करिए, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।